हेलो जनता, मैं अल्तमश खान वेलकम्स यू बैक ऑन योर वेरी फेवरेट चैनल ओनली लेक्चर्स। जैसे कि हमने हमारा एसपी स्टार्ट किया है और हमने हमारा सेकंड चैप्टर पहले स्टार्ट किया है। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी कि कैसे हमारा बिजनेस स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ, कैसे हमारे जो बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कितने सारे टाइप्स होते हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं बिजनेस के। हमने एक एक करके सारे बिजनेस फॉर्म्स डिस्कस किए थे। अब हम आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ कंपनी। दिस डिस्कशन टाइप्स ऑफ कंपनी इज एक्सक्लूसिवली लिमिटेड टू व्हाट ऑल कंपनीज एग्जिस्ट। अब मेरे को थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और बताइए कि कितने टाइप की कंपनीज होती हैं। आपने बोला सर 2 टाइप की, ठीक है, वेल सेड। लेकिन हमारा एक्ट तो कुछ और कहता है। तो कंपनीज जो होती है ना, कंपनी होती 2 ही टाइप की हैं। इधर इट्स गोइंग टू बी अ प्राइवेट कंपनी और इट्स गोइंग टू बी अ पब्लिक कंपनी। लेकिन हमारे कंपनीज एक्ट 2013 ने एक सेपरेट सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया है जो कि है ओपीसी, जिसको हमने बुलाया 1 पर्सन कंपनी। सी, अगर देखा जाए तो ओपीसी जो है ना, इट इज वन ऑफ अ काइंड, वन ऑफ अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। लेकिन हमारे एक्ट ने इसको अगर अलग अलग बोला है तो हम इसको अलग तरीके से ही पढ़ेंगे, अलग अलग लेकर ही पढ़ेंगे। तो लेकिन फैक्चुअली अगर आप बोल रहे हैं कि कंपनीज कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं, तो आप गलत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखो, आज के हमारे डिस्कशन में ना हम लोग पब्लिक और प्राइवेट में झगड़ा नहीं करने वाले हैं, पब्लिक और प्राइवेट को लेके लड़ाई नहीं करने वाले। बट वन थिंग यू शुड नो दैट अ कंपनी कैन बी डिस्टिंग्विश। ध्यान से सुनना और इस चीज को मेरे साथ लिखना। अ कंपनी कैन बी डिस्टिंग्विश on the basis of its incorporation status। इससे कहने का क्या मतलब है मेरा, कि हम जो देखेंगे ना, हम प्राइवेट और पब्लिक कंपनी नहीं देखेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे कि इनके अंदर भी जो अलग अलग स्पीशीज होती है ना, हम इन स्पीशीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके लिए ना हम हमारा ये वाला चार्ट फॉलो करने वाले हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में है, कि भाई टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होती है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कि हमारा पहला टाइप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब सबसे पहले इस वर्ड को समझो, इनकॉर्पोरेशन है क्या। इनकॉर्पोरेशन क्या है आप लोगों के हिसाब से? इनकॉर्पोरेशन माने क्या? इनकॉर्पोरेशन इट मींस रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट। यानी कि ऐसे समझो, इनकॉर्पोरेशन जो वर्ड है इसको 2 टुकड़ों में बांट दो, इन अलग कर दो, कॉर्पोरेशन अलग कर दो। कोई बिजनेस पहले से चलता हुआ आ रहा था एंड देन इट गॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, इट इज इनकॉर्पोरेटेड। यानी इट वाज अ बिजनेस व्हिच वाज वर्किंग बट इट वाज नॉट रजिस्टर्ड, नाउ इट इज रजिस्टर्ड एंड दे केम इन कॉर्पोरेशन। यानी उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया एंड दे केम इन कॉर्पोरेशन। दैट इज व्हाई वी यूज दिस वर्ड इनकॉर्पोरेशन। अब जब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो हम 2 टाइप्स की कंपनी देखते हैं। पहली क्या है, स्टैट्यूटरी कंपनी होती है और दूसरी रजिस्टर्ड कंपनी होती है। तो आप समझिए कि भाई ये रजिस्टर्ड कंपनी क्या है। रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है ना,
रजिस्टर्ड कंपनी माने कोई भी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, या फिर जो भी हमारे प्रीवियस कंपनीज एक्ट रहे हैं उनमें से किसी एक्ट में अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड है तो हम उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखते हैं कि स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है, क्या डिफरेंस है स्टैट्यूटरी कंपनी में और रजिस्टर्ड कंपनी में, कि ये सेम है या अलग हो सकती है? तुमने बोला पूछ रहा है यानी पकड़ेगा, बताओ। नहीं पकड़ूंगा, बताओ चलो। आपने बोला कि भैया स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है ना, विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द स्पेशल एक्ट बाय पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट ने किसी स्पेशल एक्ट के तहत ये कंपनी बनाई है। अब ये स्पेशल एक्ट के तहत बनाई है, क्या है ये, क्या चीज है? तो इसको ऐसे समझो कि भाई जो LIC है, SBI है, ये सब क्या है? ये स्टैट्यूटरी कंपनी है, ये किसी स्पेशल एक्ट के अंडर बनाई गई है, यानी इनको कंपनीज एक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, इनको कंपनीज एक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। ये जिस भी एक्ट के अंदर बनाई गई हैं उनको ये एक्ट, उनको वो एक्ट के रूल्स और रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं। सेबी का नाम सुना है सबने, आगे एक बार और पढ़ेंगे हम। सेबी पता है क्या होता है, कब इंट्रोड्यूस हुआ था? बस देखो, सेबी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1992। क्यों लाया गया था सेबी को? फ्रॉड्स, मिसकंडक्ट और पब्लिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए सेबी को लाया। सेबी इज लाइक अ पुलिस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जैसे हमारे सिस्टम को प्रॉपर तरीके से रखने के लिए हमारे पास पुलिस होती है ना, तो वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए ये कंपनी बनाई गई थी। अब बोलेंगे सर हमने पढ़ा है, हमको पता है कि सेबी कोई कंपनी थोड़ी है। बेटा सेबी की वेबसाइट में जाके देख लेना, सेबी वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी। ठीक है, तो ये क्यों लाई गई थी? ये लाई गई थी स्टॉक मार्केट की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए और प्रॉपरली एफिशिएंटली वर्क करने के लिए। खैर, तो जो हमारी सेबी है, सेबी इज ऑल्सो अ स्टैट्यूटरी कंपनी, और इसको कौन सा एक्ट फॉलो करना जरूरी है बताओ? स्टैट्यूटरी कंपनी है ना, स्पेशल एक्ट के तहत बनाई गई है, तो कोई तो स्पेशल एक्ट होगा जो इनको फॉलो करना जरूरी है। तो सेबी कौन सा एक्ट फॉलो करती है? सेबी फॉलो करती है सेबी रेगुलेशंस 1992। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया एक्ट 1992। इसके बाद अब हमको समझ में आ गया भाई रजिस्टर्ड क्या है, स्टैट्यूटरी क्या है। फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अब भाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स में क्या होता है। ठीक है, तो हमने ये ऑलरेडी काफी डिटेल डिस्कशन किया है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है। हमारी प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स होने चाहिए बताइए? मिनिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम होने चाहिए प्राइवेट में 2, पब्लिक में, चलो देखते हैं आज किस किस को याद है। बताओ बताओ निखिल, कितने चाहिए? याद है? आपने बोला 7। ठीक है, अब भाई मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए? होने चाहिए या हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो भाई मैक्सिमम नंबर कितने चाहिए हमको? 200 चाहिए। किसमें? प्राइवेट में। वहीं पब्लिक में कितने हैं? पब्लिक में अनलिमिटेड हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है ना। अब भाई और क्या है, हमारे प्राइवेट कंपनी में नंबर के बेसिस पे तो हमने देख लिया। अब प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड और स्टार्टेड बाय द पीपल हु आर क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी कि
आई एम श्योर आप सब लोगों ने अनअकैडमी का नाम सुना होगा। अनअकैडमी क्या है? अनअकैडमी एक प्राइवेट कंपनी है जिसको जयपुर के 5-7 दोस्तों ने मिलकर इनकॉर्पोरेट किया, अपना थोड़ा फंड रेज किया और कंपनी बना दी, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इट इज क्या है? प्राइवेट कंपनी क्या है? इट इज एक बहुत अच्छी लाइन है जो आप सबको लिखना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जब भी पढ़ोगे और इस लाइन को एक बार रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइवेट कंपनी क्या है। प्राइवेट कंपनी where a group of closely अरे क्या हो रहा है, एक सेकेंड ना। क्लोजली knit people, a group of closely knit people work together under a separate identity। यानी कुछ लोग a closely group of people knit together to अंडर अ सेपरेट आइडेंटिटी। ठीक है, अब समझो, इसमें हमको मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट 2 है, मैक्सिमम 200 है। इसके बाद हमारी मिनिमम कैपिटल कितनी लगती है इसमें? पहले होता था कि हमको प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए मिनिमम कैपिटल 1 लाख होना जरूरी था, लेकिन 2015 में इस प्रोसेस को हटा दिया गया और अब हमको एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए कोई भी ऐसे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारी पब्लिक कंपनी में क्या था? पब्लिक कंपनी में भी 5 लाख की थी जो हट चुकी है। अब भाई ये तो देख लिया हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर देखते हैं कि भाई लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर क्या है पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में। मेंबर की जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है? वो लिमिटेड होती है। यहां पे देखेंगे अपन, और ये चीज इस बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और इनके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो इसमें ना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम एक बार समझते हैं कि भाई कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, जो कि अब ये कंसेप्ट हट चुका है लेकिन अभी भी हमारे सिलेबस में है, तो एक बार हम ध्यान रखेंगे। हम अपना नंबर नहीं याद रखेंगे कि कितना चाहिए, लेकिन ये जरूर याद रखेंगे कि भाई ये अभी जब भी प्रिस्क्राइब्ड शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड आए तो वो कभी हुआ करता था 1 लाख रुपए प्राइवेट कंपनी के केस में। ठीक है, फिर उसके बाद कंपनी बाय विच इट्स आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट्स मेंबर्स टू ट्रांसफर शेयर्स, यानी कि प्राइवेट कंपनी में आप शेयर्स इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, फिर नंबर ऑफ मैक्सिमम मेंबर्स 200 हो सकते हैं, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि इन 200 मेंबर्स में कुछ मेंबर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने जॉइंटली शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, यानी 2 लोगों ने मिलकर शेयर होल्ड करके रखे हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये जो 2 लोग हैं इनको हम एक एक इंडिविजुअल कंसीडर करेंगे या फिर इन दोनों को एक ही कंसीडर करेंगे? बताओ आकांक्षा, अलग अलग देखेंगे इनको या फिर इंडिविजुअल मानेंगे? आपने कहा अलग अलग देखेंगे, मुक्का पड़ेगा बेटा। तो ये ध्यान रखो कि प्राइवेट कंपनी में जॉइंट मेंबर्स को एक ही कंसीडर किया जाता है, इनको अलग अलग नहीं देखा जाता है
क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी हम देखते हैं कि हमारी जो नंबर ऑफ लिमिट है हमारे प्राइवेट कंपनी में वो ज्यादा नहीं है, वो 200 है। अब अगर इनमें भी हम जॉइंट मेंबर्स को अलग अलग काउंट करेंगे तो भाई थ्रेशोल्ड तो वैसे ही रीच हो जाएगा, वैसे ही एक्सीड हो जाएगा। इसीलिए जॉइंट मेंबर्स को एक ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, हम प्राइवेट कंपनी इनविटेशन नहीं दे सकती है पब्लिक को कि भाई आओ हमारी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि वही है, लिमिटेशन है नंबर्स में। अगर इनवाइट करेगी तो 200 से ज्यादा लोग भी तो आ सकते हैं ना, तो फिर प्राइवेट कंपनी कैसे रह जाएगी। वहीं पे ऑल कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड, एक भी कंडीशन नहीं छूटना चाहिए। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन छूटती है तो वो उसको हम प्राइवेट कंपनी की जगह पब्लिक कंपनी कंसीडर करेंगे। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी एक सफिक्स यूज करती है अपने नाम के आगे जिसको पीवीटी लगाना होता है। कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको पीवीटी लिमिटेड लगाना जरूरी है अपने नाम के आगे। अब पब्लिक कंपनी क्या होती है? कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। बाप रे, इतनी मुश्किल डेफिनेशन मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं पढ़ी, थोड़ा सा बिठा लूं अपने दिमाग में। हाँ, व्हाट इज पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी। वाह यार, आ गया यार, मैं तो होशियार हूं यार, नाइस। तो अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे शेयर्स जो होते हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल, क्योंकि यहाँ पे हमारे मेंबर्स के जो थ्रेशोल्ड है इसमें कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए 7। भाई मिनिमम शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब 5 लाख थी, हट गई है। ठीक है, इट कैन इनवाइट पब्लिक कि भाई आओ हमारी कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब करो, हम ऑफर दे रहे हैं आपको। अब पर्सन क्या है? 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी क्या है? कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। 1 पर्सन कंपनी तो नाम पे ही लिखा हुआ है यार कि एक ही बंदा होगा, एक ही बंदा चलाएगा, एक ही बंदा ऑपरेट करेगा, एक ही बंदा मैनेज करेगा। तो इसमें क्या है? एक ही बंदा होता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस टू ब्रिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इनटू ऑर्गेनाइज सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर। अब इसका मतलब समझो, ये क्या है? जब आपने कोई कंपनी फॉर्म नहीं की है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पुणे के बहुत फेमस हलवाई हैं दगड़ू शेठ हलवाई। ठीक है, उनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, इधर उधर सब जगह फैले हुए हैं, लेकिन क्या है ना, अनऑर्गेनाइज वे में काम हो रहा है। पता नहीं है कि स्टाफ कैसे काम कर रहा है, पता नहीं है कि मैनेजमेंट सही है कि नहीं है, पता नहीं है प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। मतलब बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं। लेकिन वहीं अगर हमारे दगड़ू शेठ हलवाई अपने इस बिजनेस को अगर इनकॉर्पोरेट करके कंपनी में कन्वर्ट करना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं? उनके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन क्या होगा कि वो 1 पर्सन कंपनी खोल ले। उसमें उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, टैक्स बेनिफिट्स मिल जाएंगे, आपका जो कॉर्पोरेट, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने लगेगा, है ना। तो बेसिकली इट वाज इंट्रोड्यूस टू ब्रिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर इनटू ऑर्गेनाइज सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है भैया, एक नेचुरल पर्सन ही जो कि इंडिया का सिटीजन है, एक नेचुरल पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है, सिर्फ वही 1 पर्सन कंपनी स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट ओनली 1 ओपीसी। अब समझो कि भाई एक बंदा सिर्फ एक ही ओपीसी बना सकता है, और उसके अलावा जब हमको नॉमिनेशन में अपना नाम देना होता है ना, जैसे मान लीजिए मैं हूं और मेरा कोई दोस्त है, उसने अपनी, मेरे पास अपनी एक 1 पर्सन कंपनी बनी हुई है और उसने अपनी एक 1 पर्सन कंपनी बनाया। अब ये जो बंदा, ये जो दोस्त है मेरा, ये अपनी कंपनी में नॉमिनी की जगह मेरा नाम नहीं लिख सकता, क्योंकि आई ऑलरेडी ओन 1 पर्सन कंपनी। तो हमको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जिसका नाम भी नॉमिनेशन में डाल रहे हैं
उसकी कोई 1% कंपनी नहीं है। यानी एक ही बंदा, चाहे वो नॉमिनेशन के बेसिस पे हो या फिर अपनी खुद की इनकॉर्पोरेशन, अपनी खुद की कंपनी के बेसिस पे हो, वो एक ही 1% कंपनी रन कर सकता है एट अ टाइम। इसके बाद हम जानते हैं हमारा नेक्स्ट स्पीशी क्या है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। अब ये लाइबिलिटी ऑफ मेंबर उस ऊपर भी पढ़ा था, हमारे इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, एक बार और देख लेते हैं कि ये क्या बला है यार, ये बार बार क्यों पूछते हैं ये। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स लिमिटेड, अब ये लिमिटेड किसकी बात हो रही है? कंपनी की लिमिटेशन या कंपनी लिमिटेड है उसकी बात नहीं हो रही, कंपनी के मेंबर्स की बात हो रही है। कंपनी के मेंबर्स के ऊपर जो लाइबिलिटी है ना वो लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर आर लिमिटेड, मेंबर्स ओनली पे द अनपेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। कल को अगर कंपनी बंद होती है, कल को अगर कंपनी के ऊपर डेट आता है, तो मेंबर लाइबल कहां तक के लिए होगा? मेंबर लाइबल उस ही एक्सटेंट तक होगा जिस एक्सटेंट तक उसने अपना अमाउंट पे नहीं किया है शेयर का। ठीक है, इसके बाद भाई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या है? इनकॉर्पोरेशन के टाइम मान लीजिए आपने बिना कैपिटल के बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ लोगों ने, आपके मेंबर्स ने ही गारंटी ले ली कि कल को अगर कंपनी बंद होती है तो मैं गारंटी लेता हूं आई विल रीपे द अमाउंट, जो भी अमाउंट होगा, जो भी डेट होगा, जो भी रिकवरी होगी, उसकी गारंटी मैं देता हूं। ये किसी मेंबर ने आपके गारंटी ले ली, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? वो कंपनी कहलाएगी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब भाई ये कंपनी जो है ये बिना कैपिटल के भी स्टार्ट हो सकती है और इसमें कैपिटल डाल के भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, कैसे स्टार्ट किया जा सकता है? बिना कैपिटल के, पैसा ही नहीं है तो कैसे स्टार्ट करेंगे? भाई हमने बैंक से लोन ले लिया, हमने पैसा लोन के थ्रू रेस कर लिया, हमने कैपिटल नहीं लगाई हमारे बिजनेस में, क्योंकि हमारे पास गारंटी थी ना, हमारे मेंबर्स ने गारंटी ले रखी थी कि कल को अगर हम ये लोन अमाउंट नहीं भी रीपे कर पाए तो हमारे मेंबर्स जो हैं वो रीपे करेंगे। जिन्होंने अपने जितने जितने एक्सटेंट तक गारंटी ली है वो अपने अपने उतने उतने एक्सटेंट तक वो उस लोन को या फिर उस अमाउंट को पे कर देंगे। तो इट इज कॉल्ड एज, इट इज नोन एज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसके बाद अनलिमिटेड कंपनी क्या है? इसमें तेरा घर चला जाएगा भाई साहब, अनलिमिटेड कंपनी। अब आप सोचते होंगे कि यार अनलिमिटेड कंपनी कोई क्यों बनाएगा जब उसके पास प्रिविलेज है कि भाई लिमिटेड कंपनी बना, अपनी लाइबिलिटी बचा, पर्सनल एसेट्स बचा। तो एक बात बता दूं कि अनलिमिटेड कंपनीज जो होती है ना, ये रिस्की जरूर होती हैं, लेकिन इनमें प्रॉफिट भी दुगना होता है क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, तो प्रॉफिट भी क्या होता है? ज्यादा होता है। और इस कंपनी की सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये इंश्योर्ड रहती है, इसका इंश्योरेंस हुआ रखा होता है। भाई साहब एक लिमिटेड कंपनी से ज्यादा फायदा एक अनलिमिटेड कंपनी देती है। आप सोचते होंगे यार कोई क्यों बनाएगा, कोई क्यों रिस्क लेगा, कोई क्यों अपने पर्सनल एसेट्स को दाव पे लगाएगा? लेकिन यहाँ पे इनका जो कंपनी होती है ये ऑलरेडी इंश्योर्ड होती है। कल को अगर कंपनी नुकसान भी खाती है ना तो उसका इंश्योरेंस क्लेम कर सकती है और इंश्योरेंस कंपनीज इनकी रिकवरी कर देती हैं। इंश्योरेंस कंपनी सारा डेट रिकवर कर देती हैं। तो ऐसा है, दैट इज वाई अनलिमिटेड कंपनी का चलन था और चलन है। जो रिस्क टेकर्स होते हैं, जिनको रिस्क से इश्क है, वो आते हैं भैया इसमें तेरा घर चला जाएगा। चलो अगला देखते हैं क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अब देखो ये होल्डिंग कंपनी क्या है ना, होल्डिंग कंपनी यानी इसको ऐसे समझो, ये टाटा है, टाटा ने
जैगुआर के शेयर्स एक्वायर किए, ठीक है। कितने शेयर्स एक्वायर कर लिए? मान लो 51% शेयर एक्वायर कर लिए। यानी टाटा अब जो है, टाटा मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है किसमें? जैगुआर में। मोर देन 50% शेयर्स होल्ड कर रही है ना, मोर देन 50% शेयर होल्ड कर रही है, यानी टाटा क्या हो गई? जैगुआर की होल्डिंग कंपनी हो गई। अब टाटा क्या कर सकती है ना, टाटा इसके जैगुआर के मैनेजमेंट को चेंज कर सकती है, ठीक है, इसके डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकती है, या फिर कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, क्योंकि अब टाटा जो है, टाटा हो गई है जैगुआर की होल्डिंग कंपनी, क्योंकि टाटा ने एक्वायर कर लिए हैं जैगुआर के मोर देन 51% शेयर्स। अब मान लो टाटा ने एक और एक्विजिशन किया कि भाई टाटा ने किसको एक्वायर कर लिया? टाटा ने मान लो डंजो को एक्वायर कर लिया, फिर टाटा ने जोमेटो को एक्वायर कर लिया। तो ये सारी कौन सी कंपनीज हो गई? ये इनमें सब में टाटा का क्या है? 51% शेयर है, सब में 51% शेयर है। तो ये सारी कंपनीज जो हैं, ये सारी कंपनीज टाटा की क्या हो गई? सब्सिडायरी कंपनी। और टाटा क्या हो गई? टाटा हमारी हो गई होल्डिंग कंपनी, ठीक है। समझ में आया होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? एक बार हमारा चार्ट देखते हैं, हमने क्या देखा था, कितने टाइप्स की कंपनी है, क्या क्या स्पीशीज हैं, कितना कवर कर लिया है ना। तो ये हमने स्टैट्यूटरी कंपनी देख लिया, रजिस्टर्ड कंपनी देख लिया, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी देख ली, होल्डिंग कंपनी देख ली क्या होती है, सब्सिडायरी कंपनी देख ली क्या होती है। अब हमारे अदर टाइप्स एक बार देख लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट कंपनी क्या है, फॉरेन कंपनी क्या है, डोरमेंट कंपनी क्या है, लिस्टेड कंपनी क्या है, स्मॉल कंपनी किसको कहते हैं, और हमारी एसोसिएट कंपनी किसको कहते हैं। अरे 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 मांझा, जस्ट अ सेकेंड गाइस। हमारी एसोसिएट कंपनी क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, सब देखेंगे एक एक करके। जल्दी किसको है कि नहीं? तो भाई गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? अब गवर्नमेंट कंपनी क्या है ना, कंपनी इन विच गवर्नमेंट होल्ड्स मोर देन 51% ऑफ शेयर कैपिटल। More than 51% of the shares are held by government, either by central government और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर इन दोनों मिला के क्यूमुलेटिवली, अगर क्यूमुलेटिवली ये दोनों मिलकर 51% शेयर्स होल्ड कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? वो कंपनी कहलाएगी हमारी गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का कंट्रोल होगा जिसमें मोर देन 51%, वो कंपनी कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी। इसके बाद क्या है हमारी? गवर्नमेंट कंपनी के बाद हम देखते हैं कि भाई फॉरेन कंपनी क्या होती है। अब फॉरेन कंपनी क्या है कि ये कंपनी है एक जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, लेकिन इस कंपनी का वर्क प्लेस जो है वो हमारे इंडिया में भी है, इसका ऑफिस इंडिया में भी है, ये इंडिया में भी काम कर रही है। तो ये वाली जो कंपनी कहलाएगी ना, इसको हम बोलेंगे फॉरेन कंपनी,
किसी भी तरह से, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, व्हाटसोएवर, अगर इसका मार्केट प्लेस इंडिया में है और ये इनकॉर्पोरेट आउटसाइड हुई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी बोलेंगे। जैसे कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं यार, नेस्ले है, बाटा है, उसके बाद क्या है, वर्लपूल लिमिटेड है। ये सारी कंपनीज जो हैं, ये सब फॉरेन कंपनीज के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आई एम श्योर सबने ये कंपनीज के नाम सुने हुए हैं, है ना। अब भाई डोरमेंट कंपनी क्या होती है? डोरमेंट कंपनी इज रियली इंटरेस्टिंग। डोरमेंट कंपनी क्या है? डोरमेंट कंपनी which is registered for future project, यानी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कोई कंपनी हमने अभी से इनकॉर्पोरेट करके रख दी है, उसको हम कहते हैं डोरमेंट कंपनी। और उस कंपनी ने या फिर उस कंपनी ने सिग्निफिकेंट अकाउंट्स जो हैं उसके, जो सही तरीके से उसको सारे अकाउंट्स कंप्लाई करने चाहिए थे, वो कंप्लाई नहीं किए हैं पिछले 2 साल में, तो वो डोरमेंट कंपनी बन जाएगी। सी, डोरमेंसी इज अ स्टेटस, यानी कि आपको एक स्टेटस दे दिया गया है डोरमेंट कंपनी का, यानी आप अभी एज ऑफ नाउ आप काम नहीं कर रहे हैं, आपकी वर्किंग जो है वो बंद है। ठीक है, या फिर जिसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स पिछले 2 साल से सबमिट नहीं किए हैं। किसको सबमिट नहीं किए हैं? आरओसी को। उसके बाद लिस्टेड कंपनी क्या होती है? अब भाई लिस्टेड कंपनी क्या है ना, लिस्टेड कंपनी वो कंपनीज हैं जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, यानी उनकी सिक्योरिटीज किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। अब हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों में से किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में हमारी कंपनी लिस्टेड है, हमारी कंपनी की सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, व्हाटएवर, अगर इनमें से कुछ भी हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो उसको हम कहते हैं लिस्टेड कंपनी। कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। समझना, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कह रहा हूं मैं, बार बार इस वर्ड पे वजन डाल रहा हूं। क्यों? क्योंकि किसी भी इस इंडिया के अगर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो जरूरी नहीं है कि वो लिस्टेड कंपनी कहलाए, उसको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में उसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड होना जरूरी है, वो तब ही लिस्टेड कंपनी कहलाएगी। ठीक है, इट विल हैव टू फॉलो सेबी गाइडलाइंस। हमने देखा था अभी सेबी क्या है, सेबी गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा, और कंपनीज एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं वो सब इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, स्मॉल कंपनी क्या है? स्मॉल कंपनी कोई भी कंपनी हो सकती है, लेकिन एक पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। अब ऐसा क्यों सर? क्योंकि हमने देखा था कि यार पब्लिक कंपनी का जो बिजनेस होता है वो काफी लार्ज स्केल में होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पब्लिक कंपनी बड़ी होती है और प्राइवेट कंपनी छोटी होती है, नो, दैट्स अ बुलशिट। बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है वो। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का ये है कि भाई पब्लिक कंपनी इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो पब्लिक इन्विटेशंस आती रहती ना, पब्लिक जुड़ती जाती है, और इसमें हमारे जो दो मेन कंडीशंस हैं अपनी स्मॉल कंपनी को होने के लिए, वो पब्लिक कंपनी में एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि थोड़े लार्ज स्केल में होते हैं। क्या कंडीशंस है वो? हमारी पहली कंडीशन ये है कि भाई जो पेड अप शेयर कैपिटल है आपकी, वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और दूसरा जो है वो टर्नओवर उसका 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए, कोई भी पब्लिक कंपनी इतने छोटे उसमें काम करेगी क्या, जिसका 50 लाख रुपए कैपिटल हो, शेयर कैपिटल हो, या उससे कम हो, या फिर जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा ना हो? तो इसीलिए कोई भी कंपनी एक स्मॉल कंपनी हो सकती है, लेकिन एक पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद क्या है? एसोसिएट कंपनी। भाई एसोसिएट कंपनी क्या है? किसी एक कंपनी के दूसरे कंपनी में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शेयर्स हैं, होल्ड कर रही है, तो ये दोनों जो कंपनीज हैं
ये एसोसिएट कंपनीज हैं। अब ये जो सिग्निफिकेंट अमाउंट मैंने बोला, एक सिग्निफिकेंट एक्सटेंट जो मैंने बोला, एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो मैंने बोला, वो कितना हो सकता है? एज पर द प्रोविजन, अगर कोई कंपनी किसी और कंपनी में 20% सिग्निफिकेंटली शेयर्स होल्ड कर रही है, तो ये दोनों कंपनीज एसोसिएट कंपनीज कहलाएंगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। अब ये कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट क्या होती है ना, ये सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं। सेक्शन 8 कंपनीज क्या है? दे आर मेड फॉर द प्रमोशन ऑफ सम सोशल एक्टिविटी, यानी जैसे कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, रिसर्च हो गई, भाई सोशल वेलफेयर हो गया। ये सारी चीजें करने के लिए जो कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है, जिसका मोटिव प्रॉफिट बनाना नहीं होता, बट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स, उसको हम कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी या फिर कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। बीइंग ह्यूमन क्या है? बीइंग ह्यूमन क्या है भाई? नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप वो प्रॉफिट ही ना बनाए। 10-10 हजार रुपए के जीन्स होते हैं बीइंग ह्यूमन के, और उनकी कॉस्ट कितनी होती है? 2000 रुपए से ज्यादा की कॉस्ट नहीं होती है, 8000 रुपए का प्रॉफिट। बीइंग ह्यूमन इज अ एनपीओ, नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इन कंपनीज का मतलब ये होता है कि ये कंपनीज कितना भी प्रॉफिट बना सकती हैं, बट दे कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर्स और मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, प्रॉफिट कितना भी बना सकती हैं, लेकिन अपने मेंबर्स में, अपने शेयर होल्डर्स में बांट नहीं सकती हैं उस प्रॉफिट को। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, ये देखो, प्रोहिबिट्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड अप्लाई प्रॉफिट्स फॉर प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। भाई आपको आपके मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देना है, और आपका जो भी प्रॉफिट आ रहा है इसको आप अपना प्रमोशन करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पे हमारे चैप्टर का एंड होता है। एक बार मैं आपके नोट्स में आपको गो थ्रू करवा दूं कि भाई हमने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। कुछ एक्सरसाइजेस रह गई हैं जो कि हम अभी रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं, तो वो उसमें नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, और मैं आपकी सारी क्वेरीज को एक एक करके हल कर दूंगा। या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, सो दैट वी कैन गेट अलोंग। भाई हमने एवोल्यूशन देख लिया, ठीक है, सोल ट्रेडर कंसर्न देख लिया, जॉइंट हिंदू फैमिली देख लिया, है ना, पार्टनरशिप देख लिया, पार्टनरशिप क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स देख लिए, मीनिंग देख लिया, डेफिनेशन देख ली, डन। इसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनी देखा हमने, एक एक करके सारे टाइप्स देखे, तो हमने हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। हम अपना इसके बाद थर्ड चैप्टर चालू करने वाले हैं, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, पीस आउट, लव यू ऑल, बाय बाय।